चुनाव सर पर है। जाहिर तौर पर समीकरण तो नए बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन क्या पुराने और इतने पुराने साथी भी छोड़कर चले जाएंगे? आखिर चल क्या रहा है एनसीपी के जहन में? क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है या फिर वाकई नए साथियों की नई राह की तलाश 2014 के चुनावों के लिए है? और ऐसे में फिर कांग्रेस क्या करेगी और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन क्या? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सर उठाए खड़े हैं और इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है 4 खास मेहमानों को। सबसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पीएल पूनिया साहब हैं और साथ ही साथ नवाब मलिक साहब एनसीपी से, और शिवसेना का प्रतिनिधित्व यहाँ करेंगे प्रेम शुक्ला जी। शुरुआत हम करना चाहते हैं एनसीपी से, क्योंकि खबर आज एनसीपी की वजह से बन रही है। सबसे पहले तो ये बताइए मलिक साहब, स्वागत है आपका आज तक में, बताइए आप है किसकी तरफ? आप तारीफ मोदी की करते हैं लेकिन हाथ कांग्रेस का थामते हैं और कहते हैं ये तो साथ छूटेगा नहीं। पिछले कई दिनों के अगर हम आपके बयानों को देख लें, चाहे प्रफुल्ल पटेल जी का बयान उठा के देख लें या फिर आज डीपी त्रिपाठी से जो हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, आप डोरे किस पे डाल रहे हैं? ऐसा है कि पिछले कई दिनों से अटकलें या जिस तरह से खबरें आ रही हैं उस पर थोड़ी सी स्पष्ट तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ। आज एक अखबार में खबर छपी कि पवार साहब और नरेंद्र मोदी जी के बीच में 17 तारीख को बैठक हुई। 17 तारीख को पवार साहब पुणे और सतारा में थे, 18 को थे, 19 को थे। इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई। ये सारी खबर बेबुनियाद, मलिक साहब इसके बारे में तो और भ्रम निर्माण करने के लिए छापी। मुझे बोलने की सारी ऐसा है, बाकी चीजों के बारे में आपका जवाब जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो पवार साहब खुद ही बोल चुके हैं ट्वीट करके। ऐसा है तो आप ये मान लेती हैं कि गलत है खबर? एक एक चीजें चलें। प्रफुल्ल भाई के बयान को लेके जिस तरह से कहा, नहीं, प्रफुल्ल भाई के बयान को जिस तरह से रीड किया गया, प्रफुल्ल भाई ने कहा कि इस देश में न्यायपालिका किसी भी विवाद पे पर्दा डाल सकती है। उन्होंने अपने बयान में कहीं नहीं कहा कि मोदी जी को क्लीन चिट मिल गया या बीजेपी क्लीन है। जहां तक जकिया जाफरी के केस का मामला है, छोटी अदालत में एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। हाई कोर्ट में अभी भी अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। और वहीं गुजरात में कई दंगों के मामलों में, जरा आप मुझे पूरा कर लेने दें, बाद में जो बोलना है आप बोलें। गुजरात के कई दंगों के मामले में मंत्री से लेके बाबू बंजरी से लेकर 31 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। जी, मैं एक बात बस कहना चाहती हूँ मलिक साहब आप अपना जवाब संक्षेप में रखें। एक मिनट जी, आप अगर जवाब संक्षेप में देंगे तो मुझे बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करना है। आप 5 मिनट तक प्रोमो चलाकर, आप 1 मिनट में अपनी बात, आप 5 मिनट तक प्रोमो चलाकर हमें कटघरे में खड़ा करते हैं, तो हमारा खुलासा तो सुन लें। चलिए हम रुक करते हैं। एनसीपी के नेता नवाब मलिक साहब अपनी बात रख रहे हैं। चलिए हम सीधे शिवसेना के पास चलते हैं, क्योंकि शिवसेना की तरफ से बयान साफ आया था कि अगर एनसीपी के आसपास भी, आप मुझे मेरी बात नहीं रखने देना चाहती। जब सारे आरोप हमारी पार्टी पे आप लगा रहे हैं, सवाल हम पर खड़े कर रहे हैं, तो हमारी बातें आप जी मलिक साहब आप संक्षेप में अपनी बात खत्म कर दें। जी, आप संक्षेप में अपनी बात खत्म करें, आप पूरी करें, आप क्या कह रहे थे? नहीं, सारे आरोप हम पर, सारे सवाल हम पे खड़े किए गए, और हमें अगर आप अपनी सफाई देने का नहीं मौका देंगे तो बहस ही नहीं चल पाएगी। जहां तक नरेंद्र मोदी जी के परसेप्शन का सवाल है, ये परसेप्शन कांग्रेस ने या एनसीपी ने या जनता ने नहीं बनाया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कह करके राजधर्म का पालन करो, ये परसेप्शन बनाया है। चलिए हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। आप कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। चलिए ये बात हमने आपकी सुनी, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बाकी तमाम मेहमानों को अपनी इस चर्चा में शामिल करेंगे। हम बात कर रहे हैं यूपीए के कुनबे की, जो चुनाव आते आते छोटा भी होता जा रहा है और कुछ नए समीकरण बनते हुए भी दिखते हैं। हालांकि ये समीकरण एनडीए पर भी उसी तरह से लागू होते हैं, क्योंकि चुनाव में सही साथियों की तलाश करना इस वक्त एक बड़ी दिक्कत तमाम पार्टियों के लिए है। हमारे साथ 4 हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और मैं सीधे रुख करना चाहती हूँ कैप्टन अभिमन्यु का। और अभिमन्यु जी, आपने अभी नवाब मलिक साहब की बात सुनी। उनका कहना था बीजेपी के साथ ना हम जा रहे हैं, ना जाएंगे, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद में, लेकिन जो सब तमाम बातें उनकी पार्टी की तरफ से आती हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी का बचाव हो या फिर राहुल गांधी को कम अनुभवी बता देना मोदी की तुलना में, लगता तो ये है कि कहीं नजदीकी बढ़ती है बीजेपी की तरफ। आपकी पार्टी क्या सोचती है? एनडीए के पास भी बहुत ज्यादा लोग बचे नहीं हैं, एलाइज की जरूरत उसे भी है। ऐसे में क्या आपके दिल और दिमाग दोनों के दरवाजे खुले हैं नए दोस्तों के लिए? रितुल जी, मैं आपके माध्यम से नवाब मलिक जी को कहना चाहूंगा कि आप अब उन पर आरोप नहीं लगा रहे थे,
वास्तव में ये एनसीपी की प्रशंसा हो रही थी कि अंततोगत्वा अंतरात्मा के आवाज पर उन्होंने कुछ बातें स्वीकार तो की कि इस देश में संविधान है, न्याय की व्यवस्था है, न्यायपालिका के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए, उसको स्वागत करना चाहिए और रोज रोज उसके ऊपर टिप्पणी करके न्यायपालिका के निर्णय के खिलाफ कोई भावना व्यक्त करना इस देश के कानून के राज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना तो था, अब जब जिसको पहली बार एनसीपी के नेताओं ने स्वीकार किया है। जी अभिमन्यु जी, अब जब अंतरात्मा की आवाज उन्होंने सुनी है तो क्या दोस्ती का हाथ भी बढ़ेगा बीजेपी की तरफ से? नहीं, पहले तो आपने 4 बातें जो प्रमुख तौर पर कही एनसीपी और एनडीए के बारे में कि एक मोदी जी का अनुभव ज्यादा है, यह बात स्वागत के योग्य है, बेहतर प्रशासक है, स्वागत के योग्य है, न्यायपालिका के निर्णय को स्वीकार और स्वागत करते हैं, यह भी स्वागत के योग्य है, परंतु मोदी जी की और शरद पवार जी की कोई मुलाकात हुई है, इस बात को शरद पवार जी ने भी नकारा है और चलिए अभिमन्यु जी, ऐसी कोई मुलाकात पूनिया नहीं जी के है। पास चलते हैं, पूनिया जी के पास चलते हैं। पूनिया जी, तमाम बातें स्वागत के योग्य लग रही हैं एनसीपी की बीजेपी को, क्या कांग्रेस को भी ये बातें स्वागत योग्य लगती हैं कि अदालत के फैसले का यहाँ पर सम्मान होना चाहिए और साथ ही साथ राहुल का तजुर्बा नहीं है जितना मोदी का है? देखिए, बहुत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा क्लीन चिट देने की बात बार बार कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने या किसी न्यायालय ने कोई जांच नहीं की है। वो एसआईटी की रिपोर्ट, जो इन्वेस्टिगेशन किसी मुकदमे में अलग से करने की बात होती है, तो इन्वेस्टिगेशन में कोई न्यायालय इंटरफेयर नहीं करता है। इन्वेस्टिगेशन स्वीकार उन्होंने की, उन्होंने कहा कि इसमें कोई दखल देने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो इसमें कहना कि उसको क्लीन चिट मैं सिर्फ ये कहने के लिए रोक रही हूँ। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जो तमाम बयान आए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि एनसीपी की तरफ से ये बात भी आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस देरी कर रही है। इन तमाम बातों को किस तरह से ले रहे हैं आप? पहली बात, क्या इन बयानों का आप स्वागत करते हैं जो कि डीपी त्रिपाठी ने भी कहा, मतलब इत्तेफाक रखते हैं कि आप इस चीज से कि राहुल के पास कोई तजुर्बा नहीं है, मोदी उनसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार हैं। राहुल गांधी को तो आप अगले प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं और आपका एक साथी कहता है कि तजुर्बा नहीं है, और ये बात शरद पवार साहब भी कह चुके हैं। एनसीपी हमारे बहुत ही बहुमूल्य पार्टनर है और पुराना रिश्ता है, और एनसीपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमारा गठबंधन रहेगा, आगे भी रहेगा, उसमें कोई पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी चीज़ें सब उसी में ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक इनका व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है कि मोदी अनुभवी हैं और योग्यता है, तो ये इनका व्यक्तिगत अपने विचार हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। चलिए, हम उनका अनुभव हो सकता है मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात हो तो वो देश को, सभी वर्ग के लोगों को स्वीकार होना चाहिए। पूनिया जी, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ और शिवसेना को भी जोड़ेंगे इस। चलिए, हम अब सीधे चल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी के पास, शिवसेना के नेता, और उनसे ही पूछते हैं, आपने ये पूरी बहस सुनी शुक्ला साहब, और आज जो संजय राउत जी का हमने बयान सुना था, उन्होंने कहा था सवाल ही नहीं उठता कि किसी भी तरह से एनसीपी की एंट्री एनडीए में हो। सत्ता लोभियों के जो सियासी समीकरण होते हैं हमेशा परिवर्तनीय होते हैं। उस मौके के अनुरूप जो है उस पर वो विचारधारा की कलई लगा लेते हैं। अब कांग्रेस का जहाज जब डूबता दिखाई दे रहा है तो उसमें से कुछ लोग कूद कर यहाँ वहाँ भागना चाहते हैं। स्थिति तो ये है कि आंध्र प्रदेश में उनके खुद के मुख्यमंत्री जो है वो हाईकमान के फैसले को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक नवाब भाई बारंबार सफाई दे रहे हैं, डीपी त्रिपाठी इनके प्रवक्ता हैं। जब डीपी त्रिपाठी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना में नरेंद्र मोदी को उत्तम मान रहे हैं, प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये संकेत तो है कि ये जो है अपने आप को इलास्टिक रखना चाहते हैं। तो ये संकेत आपके लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन नहीं, हमारे लिए भारी नहीं पड़ेगा। हमारा जो समझौता है वो हिंदुत्व के आधार पर है, और प्री इलेक्शन शरद पवार जो है किसी प्रकार का समझौता वो कांग्रेस के अलावा किसी और दल से करने की स्थिति में नहीं है। उनके लिए जो है, जिनके खिलाफ हम लगातार, जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, ऐसे लोगों के साथ विचारधारा के आधार पर जब हिंदुत्व के आधार पर समझौता हुआ है तो उनके लिए तो शिवसेना हमेशा राजग में द्वार बंद रखने की पैरवी ही करेगी।
शुक्ला साहब, मुझे लगता है आप कई बहुत सारे और संभावित सहयोगियों को भगा सकते हैं। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आवाजें उठी थी और अब एनसीपी की तरफ से जो बातें उठ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि कहीं नए साथियों, नई दोस्तों और नई राहों की तलाश हो रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यही चर्चा करने के लिए हमने इस वक्त जिन खास 4 मेहमानों को आमंत्रित किया है, एक बार फिर से आपका परिचय उन सबसे करा दें। बीजेपी की तरफ से कैप्टन अभिमन्यु आए हैं, नवाब मलिक साहब एनसीपी की तरफ से हैं, प्रेम शुक्ला साहब शिवसेना की तरफ से हैं और पीएल पूनिया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और शुरुआत में सीधे मलिक साहब से ही करूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा नाराज मलिक साहब आप ही हो रहे थे कि सही पर्सपेक्टिव में चीजों को नहीं देखे जा रहा है। लेकिन ये बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि डीपी त्रिपाठी जी ने ऐसा नहीं कहा था या फिर प्रफुल्ल पटेल जी की बात को आप समझिए, कोर्ट के वर्डिक्ट को समझिए, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने तो ये भी कहा कि कांग्रेस पांव घसीट रही है, देरी कर रही है सीटों का बंटवारा करने में। साथ ही साथ अगर हम पवार साहब के पिछले साल के बयान को देख लें, उन्होंने खुद अक्टूबर में ये बात कही थी कि ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस और एनसीपी के वर्कर्स को साथ आने की जरूरत है, यूनाइट होने की जरूरत है। ये भी सबको मालूम है कि पृथ्वीराज चव्हाण साहब के खिलाफ कितनी बार पवार साहब बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि वो डिसीजन नहीं लेते हैं, उनकी वजह से फाइल्स पेंडिंग रह जाती हैं। अब ये 2 एलाइज के बीच यारी दोस्ती वाली चीज तो यहां नहीं दिखती है। इतनी नाराजगियां हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। मैं कार्यशैली पे सवाल उठाना किसी अलायंस पार्टनर को छोड़ के जा रहे हैं, ये संकेत नहीं। अगर सरकार धीमी गति से चल रही है, उसे गतिमान करने की बात कही जाए तो वो गलत नहीं। जहां तक प्रफुल्ल भाई ने कहा है कि देरी हो रही है, बात सच है कि अगर अन्य पार्टियां चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी हैं और हम लोग अपने गठबंधन की इस सीट शेयरिंग पर मोहर नहीं लगाते हैं, देरी करते हैं, तो नुकसान होगा। ये बात गलत नहीं है। चलिए मलिक साहब, हम पूनिया साहब से इसका जवाब लेते हैं कि क्यों देरी हो रही है। एक मिनट एक सवाल, पूनिया साहब कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, उसके भी उनके भी एक सेकंड में। ऐसा है कि प्रेम जी ने कहा कि चुनाव के बाद वो आना चाहते हैं, हम लेंगे नहीं। 1999 में परिस्थिति बनी थी जब हम दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों में शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकते थे। उस वक्त हमने महाराष्ट्र में सिर्फ सरकार बनाई और एनडीए में नहीं गए। तो इस तरह से सवाल पूछना, सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। हम चाहते हैं जल्दी गठबंधन पे मोहर लगे और जो अन्य दलों का प्रचार का काम शुरू हो गया है वो हमारा भी साथ में शुरू हो जाए। अलग से प्रचार करना अगर गठबंधन में है तो वो भी ठीक नहीं। बड़ा वैलिड सवाल है। नहीं देखिए मलिक साहब, बड़ा वैलिड सवाल आपका है और इसका जवाब शरद पवार प्रमोद महाजन के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रहे थे। चलिए मैं इस वक्त पूनिया साहब से जवाब जानना चाहूंगी। पहली बात, गठबंधन पर अभी तक मोहर नहीं लगी है, जिस बात को लेकर एनसीपी इस वक्त काफी बेचैन भी दिख रही है। हमने मलिक साहब की बात सुनी। और दूसरी बात ये कि राहुल खुद जब पुणे में गए थे तो कांग्रेस वर्कर्स से मिले, उन्होंने कहा कि हमें शायद जरूरत ही ना पड़े, अगर सीटें ज्यादा आ जाएंगी तो हमको क्या जरूरत है एनसीपी जैसे अलाइज की। साथ ही साथ पूनिया साहब, ये भी एक सच है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के वर्कर्स बार बार राहुल को ये बात कह रहे थे कि हमारा वोट बैंक असर पड़ता है एनसीपी की वजह से, तो क्यों हम इस गठबंधन को आगे बढ़ाते हैं। अब जिस साथी से आपके वोट बैंक पर ही असर पड़ रहा हो, उसको साथ लेके आगे चलना, क्या आप इस बारे में कुछ सोच रहे हैं या इसीलिए देरी हो रही है टिकट के बंटवारे को लेकर? ये बात समझ लेनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी 2 अलग अलग स्वतंत्र पार्टी हैं। वो अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। सिद्धांत के रूप में ये तय किया गया कि एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन रखेंगे और इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि अब भविष्य में भी ये गठबंधन रहने वाला नहीं है, ये टूटने वाला नहीं है। और वहां जहां वर्किंग रिलेशनशिप की बात आती है, वर्कर्स की नाराजगी की कॉस्ट पर भी देखिए, आपको याद होगा आप ही के पार्टी के नेता थे अजीत सावंत जी, जिन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी और कहा कि कई सीटें ऐसी थी जो जीत सकती थी कांग्रेस, लेकिन एनसीपी को दे दी गई। अगर वर्कर ही डिमोरलाइज है तो फिर इस दोस्ती पर, गठबंधन पर सवाल तो उठने ही। और ऐसे टाइम पे जब बहुत बुरी स्थिति है कांग्रेस की, अभी हम विधानसभा चुनावों के दौरान देख चुके हैं और कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल समय है। देखिए, ये नेता वर्कर्स आपस में कहने की उनको स्वतंत्रता है, उनको कहना चाहिए, उनका अपना अपना असेसमेंट है, अपना अपना परसेप्शन है। और मैं आपकी बात से पूरी सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी बुरी हालत में है। कांग्रेस पार्टी का बुरी हालत में? भाई आप ये 3 चुनाव जीत गए तो हम भी तो जीते थे। हम कर्नाटका जीते, हम उत्तराखंड जीते, हम हिमाचल जीते, ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी, उसमें हम जीते हैं। इसमें मध्य प्रदेश में तो वो स्वयं पार्टी वहां पर सत्ता में थे, छत्तीसगढ़ में स्वयं सत्ता में थे। अगर हम हारे हैं तो राजस्थान में हारे हैं। अभिमन्यु जी से हम इसका जवाब चाहेंगे। जी अभिमन्यु जी।
नहीं, जवाब क्या रितु जी, आज इसमें? दो बातें- तो ये दो बातें कहना स्पष्ट कि हुई बहुत हैं। बुरी हालत है, एक तो ये सही नहीं है कि अंततोगत्वा सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और सच जुबान पर आ ही जाता है, जो आज एनसीपी के नेताओं के माध्यम से हम देख रहे हैं। दूसरा कि यूपीए का जो गठबंधन है वो बिखर रहा है, वो टूट रहा है, वो कमजोर हो रहा है, और एक प्रवृत्ति विकसित हो रही है यूपीए के घटक दलों में कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए चला, उसके कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ करके और किसी प्रकार से दोषारोपण करते हुए अपने सर पर जिम्मेदारी न आ जाए, इसका प्रयास हो रहा है। अभिमन्यु जी, कांग्रेस के मैं एक बात कहना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी कहते हैं भ्रष्टाचार हुए, मैं जवाब देना चाहूंगा इसमें। जी, पूनिया साहब, पूनिया साहब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। गठबंधन के उनके सहयोगी आज कांग्रेस के ऊपर वो दोषारोपण कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के कारण ये सारी महंगाई हुई, ये सारे के सारे घोटाले हुए, ये उनके कुशासन के कारण है। पूनिया साहब, आप जवाब देना चाहते थे। अभिमन्यु जी, पूनिया जी का जवाब हम यहाँ लेना चाहेंगे। जी, आज ये बिखर रहे हैं, ये डूबता हुआ जहाज है, और आज जनता ने इनको नकार दिया है, ये दीवार जी, पर साफ अभिमन्यु जी, लिखा है। हम पूनिया साहब की बात सुन ले, फिर आपसे बात करते हैं। जी अभिमन्यु जी, आप अभिमन्यु जी, आप चाहे जो जुमले इस्तेमाल कर लीजिए, आपको अपना पता है कि आपकी क्या स्थिति है, आपके साथ कौन है। आप शिवसेना और अकाली दल के अलावा आपके पास कौन है? जो थे वो छोड़ के जा चुके हैं। हमारे अपने साथी हैं, हमारे अपने साथी हैं। आपके बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है जिसका एक सिरे से, हिंदुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हर जगह अस्तित्व है और हर जगह हैसियत है। आज भी ये कहना कि डूबने वाला जहाज है, आप खुद। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ यहाँ पर। शुक्ला जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। आपने कहा था कि हिंदुत्व के नाम पर आप सपोर्ट देते हैं बीजेपी का, क्या ये बात सही है? ये एक मुद्दा है जो आपके सपोर्ट का सबसे बड़ा आधार है? गठबंधन का सबसे बड़ा आधार ही यही है। तो चलिए, मैं अभिमन्यु जी को यहाँ जोड़ना चाहूंगी। टिका हुआ है। जी अभिमन्यु जी, देखिए, आपके साथी साफ नेशनल टेलीविजन पे कहते हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा है जहां वो आपको सपोर्ट देते हैं, और आप भी ये जानते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर आपको कोई और सपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि हर बार सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात आ जाती है और इसी मुद्दे पर लोग छोड़ के भाग जाते हैं। आखिरकार जब अगर गठबंधन की स्थिति बनती है, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी दिखती है, कैसे आप साथी जोड़ेंगे अगर हिंदुत्व पर अटके रहे तो? रितुल जी, मैं एक बात तो बड़ी स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से कि हिंदुत्व में और सेक्युलरिज्म में कोई अंतर नहीं है। ये सर्वपंथ समभाव, ये हिंदुत्व की फिलॉसफी है, और हम गठबंधन हैं, अलग अलग पार्टी अलग अलग कारणों से इस गठबंधन में हमारे साथ है। लेकिन आपका कुनबा बहुत छोटा है अभिमन्यु जी, आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी। पूनिया साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना छोटा सा कुनबा है आपका। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति में मुख्य एजेंडा है, वो है सुशासन और विकास, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 साल के शासनकाल में हमने देश की राजनीति की चर्चा के अभिमन्यु जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, कि कुनबा आपका भी उतना ही छोटा है। अगर साथी यूपीए के छोड़ के जा रहे हैं, एनडीए के पास भी बहुत कुछ नहीं है। अब तो नीतीश कुमार साहब भी चले गए हैं, आपके पास बचा क्या है साथियों के नाम पे? आपकी शुभकामनाओं से और कांग्रेस के पिछले 10 साल की सरकार इनकी जो चली, उसके कुकर्मों के कारण से आज 125 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है, और हम सक्षम हैं, समर्थ हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पूनिया साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार से पीछा छुड़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से चुनाव के अंदर जाएगी, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी होंगे। मैं आप दोनों को रोकूंगी, क्योंकि मलिक साहब इनके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। जो चुनाव में मुद्दे होते हैं, चुनाव के बाद मुद्दे वो रहे ना रहे, इनके लिए कोई जरूरी नहीं है। पूनिया साहब, मलिक साहब कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। जी मलिक साहब। ऐसा है कि महाराष्ट्र को लेके सारी चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथी अपनी जीत के दावे यहाँ पे पेश कर रहे हैं। 4 राज्यों के चुनाव के बाद जिला परिषद और महानगर पालिका की चुनाव महाराष्ट्र में हुए। धुलिया और नंदुरबार जो है ये बिल्कुल गुजरात से सटा हुआ है। 70 सीटों में मात्र एक बीजेपी को सीट मिली नंदुरबार में, और बाकी सारी सीटें एनसीपी और कांग्रेस जीती। धुलिया महानगर पालिका में अकेले 40 सीट राष्ट्रवादी चुनाव लड़के जीत ली 70 में,
और 16 सीटें कांग्रेस को मिली, अन्य दलों को मिली, शिवसेना बीजेपी को 2 या 3 सीटें मिली। मलिक साहब, हम शिवसेना बीजेपी दोनों से इसका जवाब लेंगे के बाद महाराष्ट्र में आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हम इन दोनों ब्रेक के बाद मैं सीधे रुक करना चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी का, शिवसेना के नेता, और बगैर समय जाए किए जो बात इस वक्त ब्रेक से पहले एनसीपी के नेता नवाब मलिक साहब कर रहे थे कि कैसे जो एडजॉइनिंग एरियाज थे गुजरात के, वहां पर एक मुश्किल अपनी प्रेजेंस बना पाई थी बीजेपी और शिवसेना। क्या कहेंगे आप इसको लेके, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। संविधानुकूल विश्लेषण है। धुलिया और नंदुरबार 96, 98, 99 में भी कांग्रेस के पास थी। मुंबई महानगर पालिका में लोकसभा के परिणाम भिन्न आते हैं, महानगर पालिका के परिणाम भिन्न आते हैं। लोकसभा में शिवसेना भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है, मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना भाजपा सत्तारूढ़ है। तो ये जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम है वो धुलिया नंदुरबार जो 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का गढ़वा है, एनसीपी भी नंदुरबार में कदम नहीं रख पाती है। जब शरद पवार छोड़कर भाग गए थे कांग्रेस, तो पहली सभा सोनिया गांधी की नंदुरबार में दी गई थी कि वहीं लोग जमा हो सकते हैं। तो नंदुरबार का जो संकेत है वो पूरे महाराष्ट्र का, पूरे देश का संकेत नहीं है। ये सुविधा अनुकूल इनका विश्लेषण है। अभिमन्यु जी। जी, मैं तो इतना ही कहूंगा रितुल जी, आज एक बड़े महत्वपूर्ण संकेत हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और यूपीए बिखर रहा है। लेकिन ये बढ़ते कुनबे में शामिल कौन है? अभिमन्यु जी, रोक रही हूँ, आपका कुनबा बढ़ा तो किससे बढ़ा? आप अभी देख रहे हैं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग किस प्रकार से जो जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। आप पप्पी लाहिरी जी आए हैं और नरेंद्र मोदी जी को लेकर के पूरे देश में किस प्रकार का उत्साह है कि बड़े बड़े जो देश में नामी गिरामी लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जी, आपने भी बहुत लंबा समय बिता लिया है राजनीति में, आप भी जानते हैं कि अलायंस पार्टनर जैसे लोगों से नहीं जुड़ते। मलिक साहब कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम पुनिया जी के पास वापस जाएंगे। 125 करोड़ लोगों के साथ भाजपा का और इंडिया का अलायंस हो चुका है। ऐसा है कि नंदुरबार में एनसीपी की 4 महीना पहले वहां पे सत्ता 5 साल तक थी, जहां पे शिवसेना 15 साल से थी। अहमदनगर हम लोगों ने जीत लिया। सवाल यहाँ पे जो कहा गया है कि बप्पी लहरी साहब आ गए, बप्पी लहरी साहब के वोट की भी हैसियत एक है और एक गरीब के भी वोट की हैसियत एक है। आपके पास बहुत सारे लोग अगर आप दिखावे के लिए लाएंगे, इसी तरह का कैंपेन शाइनिंग इंडिया का था और उसकी पूरी कलई देश की जनता ने उतार दी थी। उसी आधार पे शाइनिंग इंडिया, बप्पी लहरी है, भी और किसी फिल्म वालों को ले आओ, फिल्म वाले पैसे लेके भी पार्टियों की सभाओं में आते हैं, पार्टियों में आते जाते हैं। पुनिया साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक आखिरी रिएक्शन हम आपसे चाहते हैं। हिस्सा है ये। हेलो जी, पुनिया साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो पुनिया साहब, सवाल जी, सवाल बस इतना सा था। अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि बहुत सारे बोल रहे हैं, इतनी देर से तो बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी पुनिया साहब कि तमाम लोग जुड़ते जा रहे हैं, बीजेपी का कुनबा, एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमको जो दिखता है वो सिर्फ घटा हुआ कुनबा दोनों दलों का दिखता है। क्या कहेंगे इस पर आप? लगता है पुनिया जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, कुछ तकनीकी खराबी हमें दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ वक्त भी हमारा खत्म हो रहा है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं अपने चारों मेहमानों का जो इस चर्चा में शामिल हुए।